है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्वमोहन और हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय भी स्टूडियो में मौजूद है। आज बाजार की चाल देखें तो सोने में मुनाफा वसूली दिख रही है। 1,33,800 के आसपास सोना है और चांदी भी कमजोर है। चांदी देखिए रिकॉर्ड से करीब करीब 5,000 रुपए तक नीचे आई थी, लेकिन अब यहां पर लोअर लेवल से हल्की रिकवरी चांदी में दिख रही है। चांदी वापस से 2,03,800 के करीब पहुंच चुकी है। हरे निशान में चांदी आ चुकी है, तो चांदी में रिकवरी है। सोना आज मुनाफा वसूली दिखा रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, आज हमारे 3 एक्सपर्ट्स हैं जो आपको गाइड करने वाले हैं। अजय केडिया हैं, केडिया एडवाइजरी से, पैराडाइम कमोडिटी से वीरेन वकील साहब है और साथ ही तरुण सत्संगी है आर मनी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत चांदी से करते हैं। चांदी रिकवरी दिखा रही है। वीरेन सर, क्या करना चाहिए यहाँ पर? इस रिकवरी में पार्टिसिपेट करें और तेजी बढ़ेगी क्या यहाँ से? यहाँ से तेजी अभी भी बरकरार है, बट मुझे कहीं ना कहीं रेगुलेटरी इंटरवेंशन का डर है। जो रिसेंटली जो वॉलेटिलिटी बढ़ी है, तो ये देखते हुए और खास करके न्यूयॉर्क और चाइना के बीच डिसलोकेशन दिख रहा है मुझे, क्योंकि फॉरवर्ड कर्व चाइना में फ्लैट है, न्यूयॉर्क में लार्ज कैरी में है। तो कहीं ना कहीं कुछ इंटरवेंशन आएगा रेगुलेटरी साइड से, ऐसा मेरा हंच है। तरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से चांदी में एक अच्छी रैली हमने देखी और फिर से थोड़ा सा दबाव यहाँ पर नजर आ रहा है, ईयर एंड तक क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चांदी $70 के आसपास पहुंच पाएगी? हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीक भी कहा था, $56 के नीचे जब तक सिल्वर जाएगा, 2 लाख क्रॉस करेगा, 2.25 तक प्राइस देखने को मिल सकते हैं। अभी भी सेम व्यू रहेगा। जब तक $58.50 के नीचे सिल्वर के प्राइस डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देंगे, 1,84,000 के नीचे इंडियन मार्केट में क्लोज नहीं देंगे, जो लॉन्ग टर्म बुल स्टोरी है डेट विल रिमेन इंटैक्ट। और $70 तो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, $70 to $75। एंड साइमल्टेनियसली गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग अगर व्यू लेता हूँ तो $100 भी मेरे को टेस्ट करते हुए नजर आता है। हाँ, अभी शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करते हैं तो 1,96,000 इंडियन मार्केट में लेवल है एंड 63.5 कॉमेक्स स्पॉट का लेवल है। अगर कोई भी करेक्शन आता है तो आई थिंक वहां पर हॉल्ट होना चाहिए। मेजर करेक्शन नहीं आएगा इवन फॉर मल्टीपल डेज जब तक कि ये लेवल नहीं कटते हैं। तो या तो शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर है उनको वेट करना चाहिए 1,96,000 नियर बाई ट्रेजेक्ट्री का। वहां पर से अगर प्राइस सपोर्ट खाते हैं तो फिर से बाय कर सकते हैं, न्यू हाई बनेगा, वो ब्रेक होगा, देन ओनली वो हो सकता है प्राइस 1,90,000 तक आए। वो 10-15 डेज या 1 मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से अच्छे बाइंग के लेवल होंगे। 1,84,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2.25 मेरा नियर टर्म टारगेट रहेगा इंडियन मार्केट में, एंड लॉन्ग जो मेरा टारगेट रहेगा 2.50 तक रहेगा, 2,50,000। चांदी में 2,25,000 नियर टर्म टारगेट है तरुण जी का, 2,50,000 लॉन्ग टर्म टारगेट है आपका। तो आप बुलिश काफी है चांदी में यहां से। अजय जी, आप बताइए, आपकी राय क्या है चांदी को लेकर? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। देखिए, अगर सोने और चांदी की अगर बात करें, सबसे पहले चांदी में जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो में ड्रॉप है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी तेजी है। जिस ढंग से हम ईवी, क्लीन एनर्जी, सब जगह चांदी का उपयोग, और खास करके जो ईटीएफ के अंदर बाइंग थी, ये सबसे बड़ा कारण रहा। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, इस साल हमने 135% का गेन ऑलरेडी बहुत बड़ा देख चुके हैं। एक करेक्टिव डिप जरूर है, बट हाँ, लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट है, जहाँ पे 2,25,000 तक के लेवल दिख जाए, बट करंट लेवल से उतना अल्फा बनता हुआ दिख रहा नहीं है। तो मुझे लगता है कल के जो इन्फ्लेशन के नंबर थे वो इनलाइन थे, जिसके बाद हमने देखा प्राइजेस में एक छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग रिएक्शन भी था। अगला 15 दिन हॉलीडे मूड जैसा रहेगा, तो आई थिंक एक मार्केट करेक्टिव डिप ले सकता है। हालांकि $60 के नीचे ज्यादा क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा कॉशियस है, यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर चांदी पर आपको कॉशियस रहना चाहिए, थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। बीरेन जी, सोने के साथ शुरुआत करेंगे। देखिए, यहाँ पर आज थोड़ा सा दबाव दिख रहा है। M6 पर सोना 1,33,700 रुपये के पास है, वहीं सोने में आज 800 रुपये से ज़्यादा की गिरावट है। कॉमेक्स पर $4,345 के करीब है, 0.5% की गिरावट यहाँ पर भी है। जो बड़ी खबरें थी, देखिए कल जो यूएस में डेटा आया, 2.7% महंगाई दर रही है, अनुमान से कमज़ोर आई है। कोर सीपीआई भी यहां पर घटा है, मार्च 2021 के बाद से सबसे निचले स्तर पर देखा गया है। महंगाई दबाव घटने से दरों में भी यहां पर आगे जाकर कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। बैंक ऑफ जापान ने भी ब्याज दरें बढ़ाई है। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि एक दायरे में, एक प्रेशर के साथ सोने में कारोबार हो रहा है। क्या सलाह होगी सोने में, यहां से किस तरह की रणनीति अब बनाई जाए?
ग्लोबल मॉनेटरी ईजिंग यानी रेट कट और साथ ही साथ जो ट्रम्प अकाउंट्स के नाम पे थोड़ा छोटा सा फिस्कल स्टिमुलस कैश पेमेंट भी शुरू हुए हैं अमेरिका में, जो बाजार में एक्चुअल फिनेंशियल लिक्विडिटी बढ़ाएंगे। गोल्ड के लिए सपोर्टिव है। जनवरी का रेट कट और फिस्कल ईजिंग, साथ ही साथ यूएस ने क्वांटिटी टाइटनिंग भी खत्म करी है, तो प्रोबेबली फर्स्ट क्वार्टर में मे बी हम गोल्ड को 4650 देखेंगे। फिलहाल जो दायरा है वो 42-44 का है। 44 के ऊपर ब्रेकआउट आने के बाद शार्प अपस्विंग हो सकता है। तो ये है। हालांकि जो महंगाई के नंबर आए थे सीपीआई के रिटेल के, वो काफ़ी नरमी थे, उसके बाद भी यहाँ पर को सपोर्ट नहीं मिलता दिख रहा है। आप बताइए केरिया जी, क्यों गोल्ड में उस तरह की तेजी फिर नहीं आई, या महंगाई को नंबर को किस तरह से गोल्ड ने लिया है? क्योंकि यहाँ पर तो उल्टा इनवर्स रिलेशन दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, नंबर्स जो आए हैं, देखिए शटडाउन के बाद ये चीज तो क्लैरिटी थी, नंबर में अभी भी थोड़ा सा हम देखेंगे एम्बिग्यूटी कंटिन्यू रहेगी। बट मुझे लगता है जिस दिन से टैरिफ के कंसर्न है वो डेफिनेटली आगे जाके महंगाई को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। दैट वाज टोटली सरप्राइज कि हम 2.7 के नंबर देख रहे हैं। बट मुझे लगता है इसी की वजह से मार्केट डिस्काउंट था। इनफैक्ट कल शाम को जब ये डेटा आ रहा था तो उस टाइम पे हमने देखा भी कि प्राइस में पहले तो एक अच्छा खासा फॉल बैक आया, फिर तेजी जरूर आई बट सस्टेन नहीं कर पाया। और जब तक ये पिछला हाई जो गोल्ड का इंटरनेशनल में रहा है करीबन 4388 का, तब तक मुझे नहीं लगता, जब तक उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती तब तक मुझे लगता है प्राइजेस एक दायरे में ही रहने चाहिए। और ईयर एंड होने की वजह से मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि जो अभी एक जियो पॉलिटिकल फ्रंट अगर हम देखते हैं, नो डाउट यूएस वेनेजुला एक नया ट्रिगर आउट दे रहा है, प्राइस सपोर्ट दे रहा है, जबकि आप रशिया यूक्रेन कंसर्न जो है वो थोड़ा कूल ऑफ भी हो रहा है। तो मेरा मानना है कि थोड़े जितने भी फैक्टर्स अब तक पिछले 2 सालों में जो तेजी दिखाई थे वो मैच्योर होते हुए दिखा। सबसे बड़ा रहेगा ईटीएफ। हालांकि ईटीएफ में जो रिटर्न बने हैं वो सबसे ज्यादा फेबुलस बने। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो इन्वेस्टर्स है वो अगले साल भी 70% का रिटर्न गोल्ड में देख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो गोल्ड में बने रहेंगे। अदरवाइज अगर गोल्ड में अगर आप 15-20% की तेजी देखते हैं तो वहां पे लिक्विडेशन का डर जरूर रहता है। पिछले महीने हमने देखा कि क्रिप्टोज के अंदर भी करेक्शन था, इक्विटी मार्केट में भी अनसर्टेनिटी था। इसका बेनिफिट हमने गोल्ड और सिल्वर में जरूर आते हुए देखा। बट मेरा मानना है कि अगले साल उतने बेटर रिटर्न्स नहीं बनेंगे जो हमने 2025 में देखे थे। तो थोड़ा सा कॉशियस गोल्ड में भी रहना चाहिए, जहां पे आई थिंक 4000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट टाइमिंग प्ले करता हुआ दिखेगा। ठीक है, 4000 का एक सपोर्ट यहाँ पर दिखेगा और अगले साल के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहिए। इस साल जितने रिटर्न मिले हैं उतने शायद आपको नेक्स्ट ईयर ना मिले। तरुण जी, आप क्या राय रखते हैं? आज की जो प्रेशर है थोड़ा सा सोने में हम देख रहे हैं, इसके पीछे कौन से ट्रिगर्स काम कर रहे हैं और कब तक ये गिरावट देखने को मिलेगी? क्या अगले साल फिर से एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं सोने में? वेल देखिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग है मेयरली। जो कल डेटा आया सॉफ्टर इन्फ्लेशन का आया था, फैब्रिकेटेड डेटा है। अगेन आई एम नॉट लाइक बिटोइंग यूएस के जो नंबर्स आ रहे हैं वो एग्जैक्टली करेक्ट आ रहे हैं। साइमल्टेनियसली देखिए, अल्टीमेटली यूएस में नेक्स्ट ईयर रेट कट होने की पॉसिबिलिटी फिर से बढ़ती जा रही है। एंड देखिए, जैसे कि हमने टाइम एंड अगेन बोला हुआ है, जेरोम पवेल का टेन्योर खत्म होगा, अगर केविन हसट बनते हैं, वो रिज्यूम करते हैं अगर एज अ फेड चेयरमैन, तो जो पेस ऑफ रेट कट होगा वो अग्रेसिव होगा। थर्ड देखिए, अभी जो रिसेंटली क्वांटिटेटिव टाइटनिंग उन्होंने खत्म किया, देन रेट कट के साथ साथ 40 बिलियन यूएस डॉलर शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बाय करने का प्लान किया। इसका मतलब मार्केट लिक्विडिटी देना चाह रहे हैं। दीज आर द फैक्टर्स जो कि गोल्ड के लिए अभी भी बहुत सपोर्टिव है। डॉलर इंडेक्स में अभी भी वीकनेस है और वो वीकनेस स्पिल ओवर नेक्स्ट ईयर भी आएगी। देखिए, बस यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि 4380 अक्टूबर में भी हाई मारा था और अभी इस वीक भी इसके आसपास से प्राइस लौटे हैं। तो टेक्निकली डबल टॉप टाइप का फॉर्मेशन है, तो 4380 से 4400 के ऊपर सस्टेन करेगा। तो हमारा ऐसा मानना है 4500 इन द शॉर्ट टर्म, नेक्स्ट ईयर 5000 प्राइस देखने को मिलेंगे। नॉनदाइलेस आज के लिए अगर मैं बात करता हूँ, 4300 काफी अच्छा कॉमेक्स स्पॉट के अंदर सपोर्ट है। इंडियन मार्केट में 1,33,000 इसके नीचे स्लिप हुए तो शायद करेक्शन देखने को मिलेगा, अदरवाइज प्राइस में फिर से रिकवरी आ जाएगी। स्टिल जब तक 1,29,000 के नीचे कॉमेक्स एमसीएक्स के नीचे प्राइस नहीं जा रहे हैं, डेली बेसिस पे क्लोज नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म का जो बुल स्टोरी है वो कंटिन्यू रहेगा। कॉमेक्स स्पॉट 4140 के नीचे जब तक कि डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देगा, कोई भी लेवल मिलेगा इन लेवल के आसपास
वो बाइंग ही ट्रिगर करेगा, लाइक 4200 इन केस ऑफ कॉमेक्स, 1,30,000 और नियर बाई इन केस ऑफ एमसीएक्स। वो अच्छा रहेगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। एंड ऑफ लेट हम देखेंगे कि एमसीएक्स में भी 1,35,500 से बार बार प्राइस नीचे आ रहे हैं। इसको क्रॉस किया तो 1,38 से 1,40 शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर जैसे 5,000 हमको लगता है कि कॉमेक्स में आएगा, इंडिया में हो सकता है 1,50 से 1,55 का प्राइस देखने को मिले। तो 1,55 तक के भी आपको लग रहा है कि आने वाले समय में प्राइसेस दिख सकते हैं गोल्ड के। चलिए, लेकिन एक अहम अपडेट है प्लैटिनम को लेके कि प्लैटिनम के दाम 18 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और जिस तरह की तेजी दिख रही है, करीब करीब 115% तक का रिटर्न दिया है प्लैटिनम ने इस साल। और जो फंडामेंटल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, चीन के जो एक्सचेंजेस में प्लैटिनम की ट्रेडिंग काफ़ी तेज हो गई है, ओआई में काफ़ी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है और जो सप्लाई डिमांड का जो सिनेरियो है वो पूरी तरह से प्लैटिनम के फेवर में है। केडिया जी, क्या राय है प्लैटिनम में? क्यों, कौन से ऐसे सेक्टर है ऑटो सेक्टर के अलावा जहां प्लैटिनम की डिमांड बढ़ रही है और इस तरह की तेजी है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो रहा है वो यूरोपियन नेशन के जो नए कानून है उसमें बदलाव हुआ है। 2035 तक जो कंबशन इंजन्स के ऊपर या हम बोलते ईवी पे ज्यादा फोकस था, वहां पे हमने देखा थोड़ा सा लूजनिंग हुआ है। उसके बाद से हमने प्लेटिनम और प्लेटिनम दोनों में तेजी देखी। साथ साथ में हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड जिस ढंग से सोने चांदी में रैली आई है, तो वैसा ही इन्वेस्टमेंट डिमांड दोनों ही काउंटर में है। तो आप देख सकते हैं प्लेटिनम और प्लेटिनम दोनों में तेजी बनी है। साथ साथ के अंदर अगर हम देखते हैं तो चाइना के अंदर जो नए कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुए वहां पे भी एक पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए, तो ये सब कारणवश तेजी आई है। टाइमिंग मुझे लगता है अच्छा। एक चीज और है, मुझे याद आ रहा है 2008-9 में प्लेटिनम हुआ करता था $2,300 और गोल्ड हुआ करता था $650। इसको हम रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू देखते तो ऐसा लगता था कि प्लेटिनम बहुत सस्ता है और बढ़ना चाहिए, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये रेशियो के अंदर मुझे लगता है प्लेटिनम में अभी भी जिस्ट बाकी है जो और तेजी दिखा सकता है। हालांकि टाइमिंग तो मुझे 2060 तक का एक अपसाइड लग रहा है, बट मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहता है, इन्वेस्टमेंट डिमांड अगर 2026 में कंटिन्यू रहती है, क्योंकि गोल्ड डबल नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटिनम ये साल में डबल हो चुका है। तो मुझे लगता है 2150 से 2200 तक का लेवल हम प्लेटिनम में देख पाएंगे। थोड़ा बहुत करेक्टिव डीप अगर 1650 1700 के आसपास मिले तो वो एक लेने का अच्छा मौका रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में वी डोंट हैव ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एज ऑफ नाउ, लेकिन अगर फिजिकल में भी अगर कोई करना चाहता है तो मुझे लगता है प्लेटिनम अभी भी गोल्ड के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल डिमांड कंटिन्यू पिकअप कर रही है। और खास करके यूरोपियन नेशन के जो नए नॉर्म्स है जो 2035 के बियॉन्ड भी अलाउ कर रहे हैं कंबशन इंजन्स को, ये एक बड़ा फैक्टर है जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है इस वक्त। तो एक बड़ी तेजी आ चुकी है और आगे भी तेजी जा रही है। जिस तरह के इंडस्ट्रियल डिमांड है और सप्लाई साइड के इश्यूज है, उसका फायदा प्लैटिनम को आगे भी मिलेगा। हालांकि अपने पास कोई ट्रेडेबल प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन अगर आप फिजिकल में खरीदना चाह रहे हैं तो केडिया की एडवाइस यही है कि खरीद सकते हैं। आगे और भी तेजी जारी यहाँ पे रहेगी। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक खबर दिखाएंगे आपको। चीन पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है वहाँ के स्टील के कुछ प्रोडक्ट्स पर, उसका घरेलू बाजार पर क्या असर होगा, बातचीत होगी। बिग मिंट के फाउंडर हमारे साथ होंगे, जल्द लौटते हैं और उस पर चर्चा शुरू करेंगे। और अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में बीरेंद्र सर बताइए, क्या लग रहा है, किस तरह का सिनेरियो डेवलप हो रहा है? आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में से? मेरा प्रिफर्ड मेटल टीन है, वो यहाँ ट्रेड नहीं होता। दूसरा कॉपर है जिसमें स्ट्रक्चरल बुल मार्केट है। आगे काफी यहाँ से दूर देखता हूँ 13,300 LME में। डोमेस्टिक प्राइसेस प्रोबेबली 1220-1230। और दूसरा जिंक भी है जो निरंतर बैकवर्डेशन यानी उल्टा बदला में है, तो यहाँ भी स्ट्रक्चरल डिमांड का बुल मार्केट है। ठीक है, यहाँ पर आपने कॉपर और जिंक पर अपनी पसंदीदा बताई है कमोडिटीज बेस मेटल्स में। तरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आज देखिए हल्की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। कॉपर का भाव 1100 की तेज़ी, 1100 रुपये के पास है। हल्की सी बढ़त यहाँ पर है। एल्यूमिनियम की कीमतें भी 280 रुपये के आसपास कारोबार कर रही है और सीमित दायरे में जिंक के करीब 0.31% की तेज़ी फिलहाल नज़र आ रही है। आज किस तरह की रणनीति बेस मेटल्स में बनाई जाए? कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, क्या पसंद आ रहा है आज आपको? देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से और पोजिशनली भी मेरे को कॉपर मेरी फर्स्ट प्रेफर्ड कमोडिटी है इस सेगमेंट के अंदर, एंड जिंक इज सेकंड। एंड मेरे को ऐसा लगता है अभी भी कॉपर इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बेस अराउंड 1100, और इस साल हमने देखा YTD 40% से ज्यादा के गेन्स आए हैं। आई थिंक जब तक 1060 के नीचे प्राइस डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देंगे,
1080 या नियर बाई ट्रेजेक्टरी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा। 1125 ऑलरेडी अपना टारगेट अचीव हो चुका है। हमें ऐसा लगता है ग्रेजुअली इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स 1150 एंड 1200। जिंक की मैं बात करता हूँ तो हाई से ऑफ हुआ है, लेकिन इट माइट फाइंड सपोर्ट क्लोज टू 295 और 300 ऑड पॉइंट्स, एंड यहाँ पर अगर सपोर्ट लिया तो वंस अगेन इसके अंदर रैली देखने को मिलेगी। दोनों ही कमोडिटी का सप्लाई टाइट रहेगा। इस साल हमने देखा है कि जो डिमांड सप्लाई का गैप है वो कम हुआ है, जो सरप्लस है वो कम हुआ है। गोइंग फॉर नेक्स्ट ईयर में हमको लगता है Q1 Q2 के अंदर जो सरप्लस था वो डेफिसिट में टर्न हो जाएगा, क्योंकि मेजर हमने डिसरप्शंस देखे हैं चिले, पेरू एंड इंडोनेशिया के अंदर। सो उनके जो हिकअप्स हैं वो अभी देखने को मिलेंगे, एंड जो सप्लाई डिसरप्शन हुआ है डेट इज नॉट गोइंग टू सॉर्ट अंटिल लास्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर और Q1 ऑफ 2027। सो अल्टीमेटली दीज आर द कमोडिटीज जिन पर आय रखना चाहिए। इनके अंदर शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी अच्छे रिटर्न्स आएंगे डिस्पाइट हैविंग अ गुड परफॉर्मेंस दिस ईयर। अजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बेस मेटल्स में आज आपकी कॉल कहाँ बनती है, एक छोटा जवाब दीजिएगा सर। ये पूरे बेस लगता है कंसिडर है, बट लेके चल सकते हैं 1110 में 1120 के टारगेट के लिए। वहीं जिंक में भी मुझे लगता है आप लेके चलिए टारगेट, मुझे लगता है दायरे में ही ट्रेड करेगा। और एल्यूमिनियम भी 282 में का 285 का टारगेट। तो बेस मेटल्स को लेकर ये राय है। लेकिन अब चलिए अब बात कर लेते हैं चीन के स्टील प्रोडक्ट्स पर जो एमपी ड्यूटी सरकार की तरफ से लगाई गई है। कुछ खास स्टील प्रोडक्ट्स पर ही एंटी ड्यूटी लगी है 5 साल के लिए। कोल्ड रोल्ड नॉन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्टील पर यह ड्यूटी लगाने का फैसला किया गया है और $223 प्रति टन के आसपास ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई। इस पर हमारे साथ बिग मिंट के एजीएम हैं और जो ऑपरेशंस को भी मैनेज करते हैं और इस मामले को बहुत ही क्लोजली ट्रैक भी करते हैं। सर क्या लग रहा है सर, इसका घरेलू जो स्टील कंपनियां हैं उसको कितना इसका फायदा मिलेगा, और घरेलू अगर इंडस्ट्री के लिहाज से अगर देखें तो ये कितनी पॉजिटिव खबर है? जनरली क्या होता है कि कोल्ड रोल्ड, ये मैं थोड़ा स्पेसिफाई कर देता हूँ, ये कोल्ड रोल्ड नॉन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील है जिसपे ड्यूटी लगी है एंटी डंपिंग ड्यूटी, जो कि 5 साल के लिए है। और घरेलू उत्पादकों को इसमें क्या हेल्प मिलेगा, क्योंकि काफी सारा चाइना से ये लो प्राइस पे डंप हो रहा था इंडिया में स्टील, और अब ये इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए बेनिफिट है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे काफी इन्वेस्टमेंट करके प्लांट्स लगाई है, और ये इसका जो कंजम्पशन है वो आगे इंडिया में काफी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल मोटर्स, ईवी और काफी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ये यूज होता है, मशीनरीज में। सो इनसे घरेलू उत्पादकों को काफी हेल्प मिलने के आसार हैं सर। सर वो कौन कौन सी कंपनियां होगी जहां पे आपको लगता है कि डायरेक्ट इसकी बेनिफिशियरी हो सकती है? हालांकि लीडिंग जो कंपनीज है उनका तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, जिसमें टाटा स्टील हो, सेल हो, JSW स्टील हो। इसके अलावा भी और कौन कौन सी ऐसी कंपनियां होगी जिनको इसको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है? तो इलेक्ट्रिकल स्टील में जो है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, JSW है, टाटा स्टील है, पॉस्को है, CSI है जो एक ताइवान की कंपनी का इंडियन सब्सिडरी है, CSI। देन दूसरे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी वैल्यू एडेड स्टील में अपना पोर्टफोलियो एक्सपांड करना चाह रहे हैं, क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं फ्लैट स्टील प्रोडक्ट में। तो ये बहुत प्राइवेट प्लेयर्स एंड PSU प्लेयर्स दोनों को हेल्प मिलेगा इसमें। शुक्रिया आपका, आपने इंसाइट्स भी बताया किस इंडस्ट्री को भी फायदा होगा और ये घरेलू इंडस्ट्री के लिहाज से कितनी अहम खबर है, इस पर आपने अपनी राय रखी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन 2 अहम खबर है एग्री मार्केट के लिहाज से। एक खबर ये है कि पार्लियामेंट पैनल है, उन्होंने एग्री बजट को बढ़ाने की सिफारिश की है। स्टैंडिंग कमेटी की सरकार से एग्री बजट बढ़ाने की मांग की गई है। हमने देखा था कि FY25 में कृषि और किसान कल्याण विभाग का जो बजट था वो बढ़कर करीब करीब 1,17,000 करोड़ के आसपास हुआ था और इसे और भी बढ़ाने की यहां पर सिफारिश की गई है। दूसरी खबर है शुगर सेक्टर को लेकर। यहां पर सरकार अब चीनी की यानी शुगर की MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ाने पर विचार कर रही है। ये
नहीं है, शुगर की एमएसपी है और जल्द इस पर सरकार फैसला कर सकती है। और फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने एमएसपी में बढ़ोतरी के संकेत भी दे दिए हैं और जल्द इस पर एक सरकार का नोटिफिकेशन आ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और लगातार इंडस्ट्री की डिमांड भी थी कि गन्ने पेमेंट में इस वजह से काफी दिक्कतें हो रही है और जो जनवरी के मध्य तक आते आते ये दिक्कतें और भी बढ़ सकती है और बोझ चीनी मिलों पर बढ़ेगा। इस वजह से इनकी डिमांड है कि यहाँ पे एथनॉल प्राइसेस को भी बढ़ाया जाए और साथ साथ शुगर की एमएसपी, चीनी की एमएसपी भी बढ़ाने की मांग यहाँ पर की जा रही। तो दो अहम अपडेट्स है जिस पर आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। चलिए इसी नोट पर मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे। मुझे और तृप्ति को भी दीजिए इजाजत और साथ ही केडिया जी, तरुण जी, वीरेंद्र सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया। चलिए मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए एफएनओ जंक्शन लेकर आएंगे जहां पर वायदा बाजार का पूरा एक्शन होगा। जल्द लौटते हैं।